गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 हम लास्ट वीडियो में शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 15 में सबसे पहले हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ मोनोमर यूनिट आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, किस पॉलीमर की क्या मोनोमर यूनिट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो पॉलीमर्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी जो केमिकल इक्वेशन है वो पूछी जाती है। तो आज कल वाली जो वीडियो थी और आज वाली जो वीडियो इसमें मिला के अपने सारे पॉलीमर कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी पॉलीमर तुम्हारे सिलेबस में हैं वो सबके सब पॉलीमर कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कल जो हमने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने आइसोप्रीन नेचुरल रबर की मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, बट बाय मिस्टेक उसमें एक डबल बॉन्ड लगना रह गया था, तो मैंने उसी को वापस दोबारा बनाया नेचुरल रबर को। ठीक है, तो वो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर जो तुमने कल अगर उसमें से देख के बनाया है वीडियो में से, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना कि वहाँ पर ये वाला पार्ट छूट गया था, ये वाला C+CH2, नीचे स्पेस कम थी तो ये वाला पार्ट छूट गया, तो इसको इसीलिए मैंने दोबारा बनाया, यहीं से स्टार्ट किया। नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन इसका केमिकल नेम है और इसकी मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन ब्यूटाडाइन से बनती है। देखो आज ये पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बना के बताती हूँ क्योंकि हमारे 3 पॉलीमर इसी पर बेस्ड है, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है 3 पॉलीमर। तो वो तीनों पॉलीमर तुम्हें एकदम याद हो जाएंगे कि अगर एक बार स्ट्रक्चर पता चल गया कि क्या मोनोमर यूनिट है उन तीनों पॉलीमर की, तो 3 पॉलीमर एक साथ याद हो जाएंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ आइसोप्रीन का, बट बिफोर दैट कम टू दिस स्ट्रक्चर 1,3-ब्यूटाडाइईन। एक और बार इस स्ट्रक्चर को बना देते हूँ मैं। देखो ये ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटा हमने क्यों लिया, ब्यूटीन क्यों नहीं बोल दिया उसको, क्योंकि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अगर आईपीएसी नोमेनक्लेचर तुम्हें याद आ रहा है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर हम कि जो अपनी वर्ड रूट होती है उसके बाद ए ऐड कर देते हैं। जैसे ब्यूटीन होना चाहिए लेकिन हमने उसको ब्यूटा बोल दिया। डाई क्यों लगाया, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, 1 and 3rd पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब ये जो ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये समझने वाली बात है और ये तुम्हारे 3 पॉलीमर में एप्लीकेबल है। देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड तो टूटना ही क्योंकि साइड में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जो 2 बॉन्ड है, व्हेन द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दीज बॉन्ड्स विल श्योरली ब्रेक डाउन, क्योंकि थोड़ा सा ही गर्म करने में बॉन्ड टूट जाते हैं। तो यहाँ तो हम ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई। इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से ये वैलेंसी फ्री हुई और ये वैलेंसी फ्री हुई। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ कम टू दीज 2 वैलेंसीज। देखो ये तो हमें मालूम है कि साइड में रहेंगे, इधर एक ब्यूटाडाइईन की और यूनिट जुड़ जाएगी, इधर एक ब्यूटाडाइईन की दूसरी यूनिट जुड़ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों वैलेंसी बीच में फ्री हुई है, इनका क्या होगा, क्योंकि बीच में सेंटर में कोई भी यूनिट ऐड नहीं होती। अभी तक तुमने जितने भी पॉलीमर के स्ट्रक्चर बनाए हैं और वीडियो में भी देखे, आज भी तुम देखोगे तो कभी भी सेंटर में से एडिशन नहीं होता या सेंटर में से कोई मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता। जो भी एडिशन होगा, टर्मिनेशन होगा, रिमूवल होगा, वो सब साइड से होता है, किनारे से होता है। तो यहाँ भी किनारे से ही होगा, किनारे में एडिशन होगा ब्यूटाडाइईन यूनिट का। तो ये जो 2 वैलेंसी बची, अब इनका क्या होने वाला है, ये दोनों वैलेंसी, इसकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी आपस में एक दूसरे से जुड़कर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो वैलेंसी फ्री हुई थी, ये वैलेंसी अब ये डबल बॉन्ड बना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये अपना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आ गया। अब जहाँ पर भी हम ब्यूटाडाइईन को लेंगे, ब्यूटाडाइईन का बेसिक स्ट्रक्चर जिस भी पॉलीमर में हम फॉलो करेंगे तो उसमें सेंटर में डबल बॉन्ड आना है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, साइड वाले दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे और जो सेंटर वाले दोनों कार्बन है वहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, कंफर्म आएगा। अब इसके ब्यूटाडाइईन का डायरेक्ट कोई पॉलीमर नहीं है, लेकिन ब्यूटाडाइईन की यूनिट को यूटिलाइज करते हुए हमने आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बनाया है। ब्यूटाडाइईन में अगर सेकेंड नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप आया हुआ है तो इसको हमने बोल दिया आइसोप्रीन। है ब्यूटाडाइईन, इट इज मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, अब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ। देखो पॉलीमराइजेशन में स्ट्रक्चर से इसको कंपेयर करो, CH2 साइड में है, C+CH, अपना CH डबल बॉन्ड CH था, लेकिन क्योंकि एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हुआ आइसोप्रीन
बनाने में, तो यहाँ पर CH3 हमें मेंशन करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। देन CH2 वही सेम स्ट्रक्चर आया जो ऊपर स्ट्रक्चर आ रहा था। ओनली वन चेंज ऑफ द मिथाइल विच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट आइसोप्रीन। जो ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, केवल उसी एक मिथाइल ग्रुप का चेंज आए, बाकी अपना स्ट्रक्चर पॉली आइसोप्रीन का सेम आए, जिसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं। इट्स क्लियर। नाउ कम टू टू मोर पॉलीमर्स विच हैव द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और मोनोमर यूनिट ऑफ ब्यूटाडाइन, जिनमें डायरेक्टली हम ब्यूटाडाइन लेते हैं। तो दो और हैं, उन दो और में एक मैंने क्लोरोप्रीन बनाया होगा और एक नियोप्रीन बनाया होगा। हाँ, ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्रीन में क्या हुआ, इस मिथाइल के बदले ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर में क्लोरीन आया। देखो कोई चेंज नहीं, ये ब्यूटाडाइन में एक मिथाइल सेकंड कार्बन पर रिप्लेस किया, तो रिप्लेस करने पर आइसोप्रीन, उसी सेकंड कार्बन पर अगर हमने मिथाइल से ना रिप्लेस करके क्लोरीन से रिप्लेस किया, देन इट इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन करने पर नियोप्रीन बनती है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रबर, नियोप्रीन बनती है, और नियोप्रीन में भी वही सेम बेसिक स्ट्रक्चर पॉलीमर का है। सेंटर कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्डेड, क्लोरीन के बराबर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बॉन्डेड है, और साइड वाले कार्बन से बॉन्ड हटने के बाद वहां पर डिफरेंट यूनिट्स ऐड होती चली जाती है। लेफ्ट में भी ऐड होंगे और राइट में भी ऐड होंगे, दोनों साइड में ऐड होंगे। तो ये नियोप्रीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यही ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हुए दो और पॉलीमर हैं, वो दो और पॉलीमर भी रबर, जिनको हम आर्टिफिशियल रबर बोलते हैं, ठीक है, नॉट नेचुरली सिंथेसाइज्ड रबर बट द सिंथेसाइज्ड रबर, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज्ड रबर में बुना N और बुना S वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो इसमें याद रखना यही डिफिकल्ट होता है कि बुना N में क्या लगाएं और बुना S में क्या लगाएं। देखो नाम को ध्यान से देखो, बुना इज द नेम ऑफ ब्रांड, ठीक है, ये रबर का ही ब्रांड समझ लो कि रबर के ब्रांड का नाम है बुना, जिसके टायर्स बनाए जाते हैं। तो बुना, N मीन्स नाइट्रिल, S मीन्स स्टाइल। अगर हमने ब्यूटाडाइन के साथ नाइट्रिल ग्रुप लगाया है, एक्राइलोनाइट्रिल लिया है, जिसका पहले भी हम पॉलीमर पेन बना चुके हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल PAN हम बना चुके हैं। अगर हमने वो साथ में लिया है, उसका मोनोमर साथ में लिया है, तो जो बनने वाली रबर है उसका नाम बुना N दिया जाता है, ठीक है। और अगर हमने उसके बदले एक्राइलोनाइट्रिल के बदले अगर हमने स्टायरीन लिया है, जो बेंजीन का एक कंपाउंड है, जो बेंजीन की एक हाइड्रोकार्बन है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटने के बाद CH डबल बॉन्ड CH2 इथीन ग्रुप आया, तो इथीन ग्रुप आने के बाद जो बनी उसको हम स्टायरीन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्टायरीन के साथ ब्यूटाडाइन ने मिलकर एक कोपॉलीमर बनाया है तो उसको बुना S बोला जाता है, और अगर एक्राइलोनाइट्रिल के साथ ब्यूटाडाइन ने मिलकर एक कोपॉलीमर बनाया है तो उसको हम बुना N बोलते हैं। कोपॉलीमर मैं तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, कोपॉलीमर मीन्स व्हेन मोर देन वन यूनिट ऑफ मोनोमर्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मोनोमर, मोर देन वन यूनिट तो सब में ही होंगी, two different units of monomer combine together, condense together or come together to give the polymeric structure. This is called copolymerization. और ये जो बनने वाला है इसको हम कोपोलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो अब कोपोलीमर कैसे बना, देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें बताया था ब्यूटाडाइन है, इस बार हमारे पास डायरेक्ट ब्यूटाडाइन है, तो ये ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहने वाला है। इंटैक्ट मीन्स विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 यहाँ तक अपनी ब्यूटाडाइन है। उसके बाद क्या है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इस कार्बन की वैलेंस से फ्री हुई जो इसके साथ जुड़ गई, इस कार्बन की वैलेंस से फ्री हुई जिसको हमने आगे छोड़ दिया दूसरी यूनिट के साथ, ब्यूटाडाइन की दूसरी यूनिट के साथ जुड़ने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड बुना N रबर। इट इज आर्टिफिशियल रबर और सिंथेटिक रबर, जो कि रबर की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि जो नेचुरल रबर होती है इट इज अ काइंड ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। जो अपने ट्रीज होते हैं तो ट्रीज की जो कभी कभी तुमने देखा होगा जो गम निकलता है वहाँ से निकल रहा होता है तो वही रबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड इट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। गम हम कोलोइड के एक एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। तो इस कोलोइडल सॉल्यूशन को और हार्ड बनाकर अपने यूटिलाइज करने के लिए, यूटिलाइजेशन के पर्पज से, ठीक है, जैसे बुना N बुना S इनके टायर्स बनाए जाते हैं। और तुमने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं वो कितना कितना लोड लेकर चलते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है उनकी, कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स हाउ लॉन्ग दे कैन सर्वाइव, कितने लंबे टाइम तक वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं।
अच्छा अब आते हैं दूसरा, इसका भी स्ट्रक्चर एक बार देख लो। 1,3-ब्यूटाडाइन यहाँ पर है, वही सेम स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहने वाला, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, देखो स्पेसिफिकली मैंने दो बातें तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में पॉलीमर बनाने के टाइम में, दो बातें बताई थी और यही रीजन है कि ये सारे पॉलीमर मैं एक साथ बना रही हूँ कि तुम्हें बनाना आ जाए पॉलीमर, केमिकल इक्वेशन लिखनी आ जाए। जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा किसी भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में, किसी भी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड टूटना है। डबल बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होंगी और वो जो दो वैलेंसी फ्री होंगी वहीं से दूसरी यूनिट यूनाइट होगी। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आज वापस रिवाइज करेंगे जो ऑलरेडी तुम कर चुके हो नायलॉन 6 में, लेकिन आज वापस से 2-3 पॉलीमर बनाएंगे उसी से। ठीक है, तो ये अपना हुआ स्टाइरिन। स्टाइरिन का भी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री, दूसरे कार्बन की वैलेंसी फ्री, ये कार्बन इससे यूनाइट हुआ, दूसरे कार्बन ने स्पेस छोड़ दी है दूसरी ब्यूटाडाइन की यूनिट को आने के लिए, जगह छोड़ दी है उसने। सो दिस इज कॉल्ड बुना S। ये भी आर्टिफिशियल है। बुना S और बुना N दोनों रबर के ही स्ट्रक्चर हैं, बट दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में उनको बनाया जाता है, क्योंकि जो ब्यूटाडाइन इज नॉट नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचुरली फाउंड स्ट्रक्चर, ये हमें लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। आइसोप्रीन इज अ नेचुरल स्ट्रक्चर, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, नेचर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये पॉलीआइसोप्रीन क्या है, ये नेचुरल रबर, ये तो नेचर ने बनाई है। देन कम टू द कोपॉलीमर्स और वन मोर टर्म आई वॉन्ट टू ऐड टुडे, क्योंकि अब तुम थोड़ा सा पॉलीमर समझ गए हो, जितना मैं सोच पा रही हूँ कि थोड़ा सा समझ आ गई है पॉलीमर की। अब एक टर्म मैं और ऐड कर रही हूँ, ऐसे पूरा क्लासिफिकेशन में तुम्हें एक साथ समझाने वाली हूँ। ये कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, ये वापस से दोबारा आएंगे एक पूरी की पूरी शीट में, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि ये किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है, कितने क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स के। सिर्फ क्लासिफिकेशन को एक बार एक साथ पूरे क्लासिफिकेशन बताऊंगी। तो उस क्लासिफिकेशन में एक अपना क्लासिफिकेशन ये भी आएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसका थोड़ा सा आइडिया तुम्हें वर्बली अभी दे देती हूँ। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन, अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं निकला है मोनोमर से अपनी पॉलीमरिक यूनिट बनने में, अगर कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला, सो दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन, जो कि जनरली डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स, ज़्यादातर पॉलीमर एडिशन पॉलीमर्स। देखो हमने अभी भी 3 पॉलीमर पढ़े, मैं तीनों को बता रही हूँ तुम्हें। इस पॉलीमर में पॉलीआइसोप्रीन बनने में कोई यूनिट बाहर नहीं निकली, ठीक है, नियोप्रीन बनने में कोई यूनिट बाहर नहीं निकली, बुना N बनने में कोई यूनिट बाहर नहीं निकली, बुना S बनने में कोई यूनिट बाहर नहीं निकली, कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला, ना H2O बाहर निकला, ना CO2 बाहर निकली, ना N2 बाहर निकला, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला। सो दीज आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स, जो मोनोमर यूनिट के सीधे एडिशन से बन जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर्स। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, द सेकंड टर्म इज कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसका एक एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, नायलॉन 6 बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने पॉलीमर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पे नायलॉन 6 आता है, इसलिए उसको मैंने पहले ही बना दिया था पहली वीडियो में। तो नायलॉन 6 इज ए कोपॉलीमर एज वेल एज इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई छोटी यूनिट बाहर निकल रही है, जैसे नायलॉन में H2O बाहर निकला था, NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH गया था और NH2 ग्रुप में से हाइड्रोजन गया था और CONH बॉन्ड वहाँ पर बना था। ठीक है, तो वो जो H2 मॉलिक्यूल निकला उसने उसका नाम चेंज कर दिया एंड दैट बिकम्स द कंडेंसेशन पॉलीमर। उसी कंडेंसेशन पॉलीमर के 2-3 एग्जाम्पल आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे अब उसी का एग्जाम्पल टेरिलीन, इसका दूसरा नाम है PET। PET मतलब टर इथाइलिन टरथैलिन। ठीक है, इथाइलिन हमने लिया इथाइलिन ग्लाइकोल से, ठीक है, पर इथाइलिन टरथैलिन पूरा कंप्लीट नहीं है इसका। इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड, these are 2 units which condense together, which combine together to release one H2O molecule at high temperature। कैसी रिएक्शन होगी? इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने लीनियर लिखा हुआ है और तुमने जो स्ट्रक्चर इथाइलिन ग्लाइकोल का पढ़ा है वो मैं यहाँ एक बार बना के बताती हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है इथाइलिन, CH2OH CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, या कॉमनली इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। मैंने इसी को ऐसे लिखा, ठीक है, क्योंकि OH से बॉन्डिंग स्टार्ट की और OH के जाके बॉन्डिंग एंड की, इसी को लिखा हुआ है।
अभी तक अगर तुमने ध्यान दिया उस बात पर, सारे के सारे हमें एक लाइन में लिखने पड़ते हैं, जिससे कि एक पूरी की पूरी सिंगल लाइन आ जाए पॉलीमर्स के बनने की, क्योंकि बहुत कम पॉलीमर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी एक लाइन से ज़्यादा लाइन पॉसिबल होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जिनकी एक लाइन से ज़्यादा लाइन पॉसिबल होती है, अपना अगला जो स्ट्रक्चर आएगा वो इसी तरह का, ठीक है। तो ये टेरिलीन में दो मोनोमर यूनिट्स हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरफेलिक एसिड। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम इसका टाइप बता पाओगे। द टाइप इज कोपॉलीमर, इट इज ए कोपॉलीमर, जैसे अपने ऊपर वाले कोपॉलीमर थे, ये भी कोपॉलीमर है, क्योंकि दो डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन हो रही है। कंबाइन होने के साथ साथ देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और एल्कोहल का H। हमेशा याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे, हमेशा याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है और वाटर भी निकल रहा है उस रिएक्शन में, उस केमिकल इक्वेशन में, तो भले ही वो NH2 ग्रुप हो, भले ही वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH जाता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या NH2 ग्रुप हो या कोई भी दूसरा ग्रुप हो, उससे हमेशा हाइड्रोजन जाता है। जो OH जाता है, भले ही दूसरे ग्रुप के पास OH प्रेजेंट है, लेकिन OH हमेशा ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा सीनियरिटी में नंबर 1 ग्रुप आता है, और वो किसी दूसरे ग्रुप को अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना अलाउ नहीं करता, ठीक है। उसे अमेरिका की तरह समझ लो, ठीक है, कि जैसे भले ही अमेरिका कोरोना में पूरी तरह से फेल हुआ, लेकिन फेल होने के बाद भी उसने अपनी नंबर 1 होने की जिद नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जा रहा है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है कि नहीं, जो रिएक्शन होगी वो तो मेरी अकॉर्डिंग, रिएक्शन तो मेरी अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, हमने लिखा। टरफेलिक एसिड एक बार समझ लो, जो थैलिक एसिड होता है, मैं उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। पिछले साल भी मैंने तुम्हें बताए थे, कुछ एडिशनल कंपाउंड बताए थे, क्योंकि वो 12th में रिक्वायर्ड होते हैं। एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बना दिया। COOH। अगर बेंजीन रिंग के साथ इसको मैं हाइड कर देती हूँ, बेंजीन रिंग के साथ एक ही COH लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन रिंग के साथ दो COOH लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। अब इसमें टर जोड़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? क्यों हमने टर जोड़ा? थैलिक एसिड तो है, टर क्यों जोड़ा? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। COOH फर्स्ट नंबर कार्बन एटम, COOH फोर्थ नंबर कार्बन एटम। फर्स्ट और फोर्थ पैरा पोजिशन, एक दूसरे की पैरा पोजिशन पर लगे हुए, और जो पैरा पोजिशन है उसको टर पोजिशन भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे टर है। सो इट इज टरफेलिक एसिड, ठीक है। टरफेलिक एसिड का COOH इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्व होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बन गया टेरिलीन। देखो, अब एक और चीज मुझे तुम्हारे सामने इसमें करना था, एक वो चेंज करके नहीं छोड़ना था कि अब रिएक्शन आगे कैसे जाएगा। एक कंपाउंड तो बन चुका है, अब कैसे रिएक्शन जाएगी? देखो, वी वेरी वेल नो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH जाएगा, और जो अपना ग्लाइकोल है उसका हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ। हाइड्रोजन रिमूव किया तो एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा मुझे, मैंने एक बॉन्ड लगा दिया। यहाँ से मैंने OH रिमूव किया, OH रिमूव करके एक बॉन्ड मुझे लगाना पड़ेगा, ये मैंने लगा दिया। दिस इज O एंड दिस इज टेरिलीन, दिस इज टेरिलीन और पर इथाइल टरफेलिक। दिस इज द कंप्लीट नेम, बुक में लिखा हुआ तो मिल जाएगा, पर इथाइलिन टरफेलिक, ठीक है। एक काम तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, बुक में इसका कंप्लीट नेम देख के लिखना। नाउ कम टू द बेकेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेकेलाइट रीजन क्या है इसका? केबल्स बनाने में यूटिलाइज किया जाता है, एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हमें पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, मैंने बेकेलाइट के ब्रैकेट में एक टर्म और लिखी, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये दो अलग अलग पॉलीमर है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन फॉर्म्स एट द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज पर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता है। उसके बाद फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की यूनिट यूनाइट होकर, जुड़कर वो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बनता है। स्टार्टिंग में हमारा बेकेलाइट नहीं बनता है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता है। और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड दोनों ही कंपाउंड के नाम अपने आ रहे हैं, तो दोनों कंपाउंड वही लिए गए। फिनोल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में। तो हमने फिनोल लिया, फॉर्मल्डिहाइड।
देखो यहाँ पर भी एडिशन होगा, कंप्लीट एडिशन होगा, कोई रिमूवल नहीं है, H2 का कोई रिमूवल नहीं है फर्स्ट स्टेज पे। कंप्लीट एडिशन कैसे हुआ, OH के साइड वाले कार्बन पे, ये हमेशा ध्यान रखना, इस पे नहीं जोड़ना, इस पे नहीं जोड़ना, या तो इस पे जोड़ोगे या इस पे जोड़ोगे, केवल दो नंबर 1 से नंबर 2 पे, नंबर 1 से नंबर 2 पे। CH2 हमने ऐड किया, CH2 देखो ऑक्सीजन पहले से था, और बेंजीन रिंग पर अगर तुम कोई एडिशनल ग्रुप लेकर आ रहे हो तो हाइड्रोजन हटेगा वहां से कंपल्सरी, और वो हाइड्रोजन हटने के बाद इस ऑक्सीजन के साथ में आ CH2, ठीक है। तो बेंजीन रिंग OH पहले से लगा हुआ था, फिनोल पहले से बना हुआ था, CH2OH और आ गया, इसका नाम क्या हुआ, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। नाउ अब क्या होगा, ये जो अब ये बेकेलाइट के लिए एक मोनोमर यूनिट का काम करेगा। मोनोमर यूनिट का मतलब उसको हार्ड बनाने के लिए हम और बहुत सारी ऐसे यूनिट ऐड ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है। बेकेलाइट के लिए अब क्या होगा, ये CH2OH एक यूनिट है, एक दूसरी यूनिट आएगी यहाँ से CH2OH वाली, ठीक है, एक H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद अपने पास क्या बचा है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, ये ऐड हुआ CH2, और एक और पार्ट मैंने बताने के लिए छोड़ा हुआ था, नहीं बनाया था उस टाइम बोर्ड पर, वो पार्ट क्या था, देखो अभी तक सारे पॉलीमर में हम लीनियर चेन बनाते चले गए, भले ही बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व थी, उसको साइड में करके हमने लीनियर चेन बना ली, यहाँ पे लीनियर तक स्ट्रक्चर नहीं रुकने वाला, ठीक है। यहाँ नीचे भी CH2 यूनिट जाएंगे, दिस CH2 यूनिट, दूसरे फिनोल की CH2 यूनिट, CH2 यूनिट, दूसरे फिनोल की CH2 यूनिट, जो फिनोल के साथ लगी हुई है, देखो ये आया अपना फिनोल का स्ट्रक्चर, ये आया फिनोल का स्ट्रक्चर, ये आया अपना OH2, नंबर 2 पर ही रहेगा, OH रहेगा नंबर 2 OH, ठीक है, और ये फिर से CH2 और फिर से फिनोल। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनता चला जाता है, एंड दिस होल नेटवर्क इज नोन एज द बेकेलाइट, इट इज यूज्ड एज बेकेलाइट पॉलीमर। तो ये ऐसे बहुत सारे यूनिट बना के तुम्हें एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉलीमर में हमारी एक स्टेप पर रिएक्शन नहीं रुकी, एक से ज़्यादा स्टेप पर रिएक्शन चल रही है, तो वो तुम्हें सारे बना के देखने पड़ेंगे। इट इज नॉट ओनली द लीनियर पॉलीमर, लीनियर के साथ साथ उसमें साइड में तो है ही एडिशन, साइड के साथ साथ नीचे भी एडिशन है, ऊपर भी एडिशन, ऐसे एडिशन होता चला जाता है, ठीक है। वन मोर पॉलीमर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, जिसको मैंने पीछे छोड़ा था अभी, 1 नहीं बल्कि 2 है, तो ये दोनों पॉलीमर और बता देती हूँ, फिर उसके बाद जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज के वीडियो में, और कल होपफुली अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2 पॉलीमर और क्या हैं, एक नाइलॉन 6 तुम पढ़ चुके हो, नाइलॉन 6, एग्जामिनर को अगर बच्चे को कंफ्यूज करना है तो वो क्या करेगा, नाइलॉन 6 पूछेगा तुमसे। नाइलॉन 6 इंपॉर्टेंट बताया क्लास में, उसको तुम पूरा रट के जाओगे, लेकिन नाइलॉन 6 की स्ट्रक्चर नहीं याद करते, इसीलिए एग्जामिनर नाइलॉन 6 पूछता है। देखो नाइलॉन 6 में एक तो अपनी मोनोमेरिक यूनिट अब चेंज होगी, नाम जरूर नाइलॉन दिया हुआ है इसको, नाम देने के पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एट द सेम प्लेस वेयर वी आर यूटिलाइजिंग नाइलॉन 6। जहाँ पर नाइलॉन 6 यूटिलाइज किया जाता है वहाँ पर कुछ हद तक नाइलॉन 6 भी यूटिलाइज किया जा सकता है, एज ए सब्स्टिट्यूट यूटिलाइज किया जा सकता है, बट स्ट्रक्चरली इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नाइलॉन 6, ठीक है। नाइलॉन में ये इट इज नॉट अ कोपॉलीमर, सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ कोपॉलीमर, इट इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर, दूसरी बात। तीसरी बात, इसके स्ट्रक्चर में कहीं पर भी डबल बॉन्ड की यूनियन नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, बस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर प्रोवाइड करने पर ये स्ट्रक्चर खुलता चला जाता है। देखो यहाँ पर पूरा तुम्हें बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या क्या लगा हुआ है मैं तुम्हें बता देती हूँ, दिस इज CH2 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 C डबल बॉन्ड O NH, ये अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो क्या होने वाला है, ये CH2 देखो यहाँ से खुला, मैंने यहाँ लिखा CH2, दिस इज द फर्स्ट CH2, सेकंड CH2, थर्ड CH2, फोर्थ CH2, 5 CH2 and 6 number carbon contains C double bond O, but total number of carbon atom are 6, इसीलिए क्योंकि 6 दिया हुआ है, सिंगल यूनिट
with 6 number of carbon atom. This is why the name nylon 6 is provided. वहाँ पे 2 यूनिट थी, दोनों में 6 कार्बन एटम थे, इसलिए नाइलॉन 6,6 लिखा था। यहाँ पर सिंगल यूनिट है, 6 नंबर कार्बन एटम है उसमें, इसलिए एक यूनिट को नाइलॉन 6 लिख के छोड़ दिया है। नाइलॉन 6, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से यूनियन होगी। एक तो क्योंकि ये वाला एंड हमारा टूटा और एक ये वाला एंड C डबल बॉन्ड O N वाला, ये वाला एंड टूटा है, बल्कि C डबल बॉन्ड O और N के साथ H का स्ट्रक्चर, N की वैलेंसी 2, C डबल बॉन्ड O और N, हाँ दूसरी बॉन्डिंग N के साथ में, C डबल बॉन्ड O N, नाइलॉन 6। नेम ऑफ द मोनोमर यूनिट इज कैप्रोलैक्टम, अलग से इसका नाम दिया गया, तुम अलग से याद रखना है, दिस इज कैप्रोलैक्टम, थोड़ा सा अलग नाम है। जैसे ये आया पेट अपना अलग नाम है, इसी तरह ये भी थोड़ा अलग नाम है। उसके बाद आता है बेटा एक बहुत सिंपल वाले पर एंड कर रही हूँ इस वीडियो को, PVC, जो तुम 10th में भी पढ़ चुके हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर बट वेरी सिंपल केमिकल इक्वेशन इज इन्वॉल्व। विनाइल क्लोराइड, जैसे हमने विनाइल साइनाइड लिया था जिसको मैंने एक्राइलोनाइट्रेट बोला था, वही सेम ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, बस यहाँ पर Cl लगा हुआ है। So this is called vinyl chloride. After the polymerization, double bond will break. One valency of carbon is free to add the another unit of vinyl chloride. One more valency of this carbon is free to add another unit of vinyl chloride. So this is polyvinyl chloride. अपना poly. तो ये जितने कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैं तुम कंटेंट बता देती हूँ, सो दैट जिन बच्चों की रीडिंग हैबिट है वो एक बार रीडिंग लगा के रखें उसकी, देखने से पहले, समझने से पहले। उसमें हम पढ़ेंगे अभी 2 पॉलीमर और बचे हुए हैं और वो पॉलीमर अलग हेडिंग से, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कल क्लासिफिकेशन पर जाएंगे और क्लासिफिकेशन के बाद इन जितनी हमने पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इनके यूजेस पर जाएंगे, इंपॉर्टेंट यूजेस पर। तो कल अपना ये चैप्टर होपफुली कंप्लीट हो जाएगा।